नमस्कार दोस्तों आर्थिक विचारों के इतिहास में हमने बड़िकवाद के बारे में कुछ चर्चा की है और बड़िकवाद के बारे में बहुत सी चर्चाएं रह गई हैं। तो उसमें अब हम देख लेते हैं कि बड़िकवाद के आर्थिक नियम क्या थे, यानी कि बड़िकवाद लोग जो थे वो कैसे सोचते थे और अर्थ के जो आर्थिक नियम थे उनके बारे में उनके क्या विचार थे। तो आइए, यहाँ पर हमने कुछ बड़िकवाद के आर्थिक विचारक लिख लिए हैं जो कि थॉमसन थे। और ये थॉमसन 1571 से 1641 ईस्वी में थे और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक यही थे। और इन्होंने इंग्लैंड ट्रेजर बाय फॉरेन ट्रेड के नाम से एक पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक में इन्होंने अपने महत्वपूर्ण विचार जो थे वो दिए थे। और अगले विचारक थे जो जॉन लॉक, जो 1632 से 1704 ईस्वी में हुए हैं। इनकी पुस्तक थी द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल प्रेसेस। तो इनकी इस पुस्तक में इन्होंने अपने विचार दिए थे। और सर जेम्स स्टुअर्ट जो 1712 से 1780 ईस्वी में हुए थे, इन्होंने एन इंक्वायरी इनटू द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक लिखी थी। और ये पुस्तक जो अर्थशास्त्र के संस्थापक जो थे एडम स्मिथ, उन्होंने इस पुस्तक का अध्ययन किया और इस पुस्तक को इन्होंने बहुत ही अच्छा बताया था। तो इस पुस्तक की इन्होंने तारीफ अपनी जो एन इंक्वायरी इनटू द वेल्थ ऑफ नेशन थी उसमें इन्होंने उस पुस्तक का वर्णन किया है और इस पुस्तक की महत्ता का वर्णन उन्होंने किया था। विलियम पेट्टी ये थे और इन विलियम पेट्टी ने 3 पुस्तकें लिखी थी और इन पुस्तकों के द्वारा इन्होंने टैक्सेशन से संबंधित अपने विचार दिए थे। और इन्होंने एक टैक्सेशन पर भी एक पुस्तक लिखी थी। इनकी पुस्तक हैं डिस्कोर्स ऑफ पॉलिटिकल अर्थमेटिक और टीचर ऑफ टैक्स एंड कंट्रीब्यूशन, अगली है पॉलिटिकल एटोनॉमी ऑफ ट्रेलैंड। तो ये इनकी पुस्तकें हैं। तो इन पुस्तकों में इन लोगों ने अपने अपने विचार दिए थे और वो विचार कैसे थे उनका संयुक्त हम थोड़ा अनुमान देख लेते हैं, उन्हें देख लेते हैं कि वो कैसे थे। यानी कि ये लोग व्यापार पर बहुत ही अधिक जोर देते थे और इन्होंने व्यापार को ही अपनी उन्नति का एक साधन बताया, क्योंकि ये व्यापार के द्वारा ही स्वर्ण को इकट्ठा कर सकते थे, यानी अधिक धन कमा सकते थे। और अधिक धन अगर कमाते थे तो राष्ट्र जो था वो अधिक शक्तिशाली बनता। तो दोस्तों ये बड़िकवाद, जैसा कि हम पहले अध्ययन कर चुके हैं कि ये कुछ व्यापारियों और राजाओं का एक संगठन था और इन लोगों ने जो था ऐसे कानून बनाए और ऐसे नियम बनाए थे जिसके द्वारा जो विदेशों का धन जो है वो अपने देश में आ जाए और धन संपत्ति से देश मालामाल हो जाए। तो इस तरह से इन्होंने इस तरीके के कानून बनाए थे। तो इसके लिए इन्होंने विदेशी व्यापार को बहुत ही महत्वपूर्ण जाना और ये विदेशी व्यापार करना चाहते थे। उसी व्यापार के ही लिए जो था इस इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जिसने के कई देशों पर शासन भी किया था। तो उसका अध्ययन जो हम बाद में इतिहास में करेंगे कि कैसे कैसे उसने और कहाँ कहाँ और कब कब शासन किया था। लेकिन यहाँ पर हम आर्थिक विचारों का इतिहास जो देख लेते हैं, तो यहाँ पर हम आर्थिक विचारों के बारे में ही केवल चर्चा करते हैं। अगला है कि कृषि, यानी कि ये दौर जब आया, ये दौर जो 1500 के बाद से 1700 के बाद तक का रहा, तो इन 200 सालों में लगभग कृषि जो था इस पर ध्यान बहुत ही कम दिया गया, क्योंकि यूरोपीय जो लोग थे वो कृषि पर कम ध्यान देते थे। उनका मानना था कि कृषि तो अन्य लोग करते ही हैं और हम व्यापार करके अपने देश को धनवान बना सकते हैं। और इन लोगों ने व्यापार करके अपने देश को धनवान बनाया भी था। वहीं धन यानी कि मुद्रा जो था, इस समय जो मुद्रा का एक प्रमाणित जो मुद्रा चलन में थी, यानी कि इस समय सिक्कों की ढलाई एक मानक के तरीके से होने लगी थी। यूरोपीय देश में सिक्के स्वर्ण और रजत के होते थे और ये स्वर्ण और रजत मान ही पूरे विश्व में था। और उस समय इन्हीं के द्वारा जो लेन देन जो था वो शुरू हो गया और वस्तु विनिमय जो था वो खत्म हो गया। वस्तु विनिमय खत्म हुआ तभी व्यापार करना संभव हुआ। तो इन लोगों ने विदेशों से व्यापार किया और विदेशों व्यापार से ये सोना ही लेते थे, सोना और चांदी और कीमती वस्तुएं ये इकट्ठा करते थे। इसलिए इसे जो बहुमूल्य धातु युग के नाम से भी जाना जाता है। अगला है आयात निर्यात। तो इन लोगों का, यानी कि उस समय के ये यूरोपीय जो विचारक थे, इनका मानना था कि आयात को कम किया जाए और निर्यात को अधिक किया जाए, क्योंकि अगर विदेशों से आयात होगा तो देश का धन बाहर चला जाएगा। इसलिए देश में बनी हुई वस्तुओं को बाहर भेजा जाए और बाहर से उसके बदले में धन को लाया जाए, जिससे कि हमारा देश जो है वो रईस हो जाएगा। यानी देश के पास धन होगा तो युद्ध में हमारे पास धन की कमी नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके के विचार इन लोगों थे
थे। अगला है उद्योग संरक्षण, यानी इन लोगों ने उद्योग धंधों को, अपने देश के उद्योग धंधों को संरक्षण दिया था और विदेश से जो भी माल आता था उसे हतोत्साहित करने के लिए उस पर ये टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। तो यही वो दौर था जब एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए वस्तुओं पर टैक्स लगना शुरू हुआ, यानी राज्य उस पर टैक्स लेना जो है वो चालू कर दिया था। ये बड़ी बाद का ही दौर था जब ये टैक्स लागू हुआ। तो ये लोग आयातों पर बहुत अधिक टैक्स लगाते थे और जो निर्यात अपने यहाँ से वस्तुएं करते थे उन पर ये बहुत ही कम टैक्स लगाते थे, यानी कि उन वस्तुओं पर ये टैक्स ना के बराबर लगाते थे। और कुछ तो ऐसी थी कि जिन लोग वस्तुओं के निर्यात में ये लोग संरक्षण, यानी कि सरकारें वहाँ की अनुदान भी करती थी जिससे कि वो निर्यात बढ़े और बाहर से जो है कि हमारे देश में एक स्वर्ण का भंडार आ जाए। तो अगला है कि जहाज रानी, यानी इन लोगों ने अपना एक जहाजी बेड़े भी बनाए थे, यानी यूरोपीय देश के हर देश के अपने अपने जहाजी बेड़े थे और इन्होंने ये कानून बना दिया था संसद में कि हमारे देश का जो भी व्यापार होगा वो हमारे देश के जहाज़ों से ही होगा। जैसे कि इंग्लैंड से अगर अमेरिका को और भारत को उस समय जब व्यापार होता था तो इंग्लैंड के जहाज ही यहाँ से सामान लाते थे और यहाँ से वो लेकर जाते थे, जिसके बदले में वो अपना भाड़ा यानी कि किराया लेते थे, उसमें भी उन्हें स्वर्ण मुद्राएं मिलती थीं। तो इस तरह से उन्हें अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए सारे प्रयास किए थे। अगला है उपनिवेश, यानी कि ये लोग जहाँ जाते थे वहीं पर बस जाते थे और बस कर उस क्षेत्र में ये संभावनाएं तलाश करते थे कि यहाँ से कौन सा कच्चा माल मिलेगा और वो कच्चा माल ले जाकर अपने यहाँ इंग्लैंड और यूरोपीय देशों में वहाँ पर ये लोग उससे उत्पादित माल पैदा करते थे और वो माल बनाकर फिर से लाकर उन्हीं देशों में बेचते थे। तो इस तरह से इन लोगों ने अपने अपने कॉलोनीज अलग अलग देशों में स्थापित की और उस कॉलोनीज से वहाँ के लोग जो थे वो श्रमिक के रूप में भी मिल गए और खेती जो वहाँ की ज़मीन थी उससे जो है कच्चा माल मिलना शुरू हो गया। और ऐसे धीरे धीरे चलते चलते तो इन लोगों ने जो था वो अपने राज्यों की भी स्थापना कर ली और उन उपनिवेशों में इन्होंने अपना शासन भी बिठा लिया, क्योंकि ये शासन जब बिठाएंगे तभी वहाँ पर से जो था उस क्षेत्र का शोषण कर पाएंगे। तो ये दोस्तों ये शोषण करने की ही नीति थी, क्योंकि इन्होंने अपने उपनिवेश बनाए और अपना व्यापार बहुत अधिक बढ़ाया। अगला है ब्याज, यानी इस दौर में ये लोग ब्याज को बुरा नहीं मानते थे। इससे पहले जो था वो ब्याज को बुरा माना जाता था, क्योंकि धर्म का प्रचार अब थोड़ा कम होने लगा और लोग उस धर्म पर विश्वास कम करने लगे थे, इसलिए ये लोग जो थे वो ब्याज को सही मानने लगे थे। तो इसलिए क्योंकि ये ब्याज नहीं देंगे तो पूंजीपति अपनी पूंजी नहीं देगा और पूंजी नहीं होगी तो व्यापार कैसे होगा, इसलिए इन्होंने ब्याज देना शुरू किया और ब्याज के लालच से जो था वो देश के जो भी लोग थे उनका धन ये अपने पास लेते थे और उससे अपने व्यापार करने में इन्हें सुविधा रहती थी। वहीं अब मजदूरी पर इनका ये विचार था कि ये मजदूरों को जो मजदूरी है वो कम से कम दी जाए, यानी केवल जीवन निर्वाह की मजदूरी दी जाए, वो जीवित रहे इतनी मजदूरी दे। तो इससे ये होगा कि बहुत ही अधिक फायदा होगा, यानी अगर ज़्यादा मजदूरी देंगे तो मजदूर काम कम करेंगे, तो काम भी मजदूरों से लिया जाए और उन्हें मजदूरी भी कम दी जाए। इस तरह से मजदूरों का शोषण करना भी इस समय का एक विचार था। अगला है कि हमारा कीमत निर्धारण, यानी अभी तक आते आते मांग और पूर्ति की तरह से कीमत का निर्धारण होना शुरू हो गया था। इस समय ये उत्पादन की लागत के अनुसार कीमत नहीं है, ज़्यादा कीमत रखते थे, क्योंकि ज़्यादा कीमत रखेंगे तो ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा और फ़ायदा से हमें ज़्यादा स्वर्ण मिलेगा। यानी कि इनका मेन उद्देश्य जो था वो केवल स्वर्ण को इकट्ठा करना ही था, इसलिए ये कीमत निर्धारण जो है वो मांग और पूर्ति की अनुसार होने लगी। और जब ये कॉलोनीज स्थापित करने लगे तो वहाँ पर तो ये मनमानी कीमतें लेने लगे, यानी कि आवश्यकता की वस्तुओं को ये जो है पाबंदी लगा देते थे और उस पाबंदी की वजह से उनकी कीमतें बहुत ऊंची उठ जाती थीं। तो इस तरह से उस उपनिवेश का ये शोषण करते थे। अगला है जनसंख्या, यानी यहाँ तक आते आते लोग जनसंख्या के बारे में जानते थे और ये लोग कहते थे कि अधिक जनसंख्या होगी तो अधिक काम करने वाले होंगे और अधिक काम करने वाले मजदूर होंगे तो कम मजदूरी में ही काम चलता रहेगा। तो इस तरीके के इनके विचार जनसंख्या के बारे में थे। वहीं धर्म के बारे में इस समय जो है वो कुछ ढीला पड़ गया था। धर्म यानी कि जो चर्च प्रधानता इससे पूर्व में थी वो चर्च प्रधानता कुछ कम हो गई थी और रोमन कैथोलिक चर्च की स्थापना हो गई थी। ईसाई धर्म दो भागों में बट गया था। वहीं इस दौर में मुस्लिम धर्म भी आ गया था। तो इस
वजह से यूरोपीय देश जो थे वो मुस्लिम धर्म को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में अपना विस्तार करते थे और वहाँ पर ही अपनी कॉलोनी स्थापित करते थे, जैसे कि भारत है और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इस तरीके के देशों में, ये दूर दूर के देशों में जहाज़ों से व्यापार करना शुरू किए थे। तो दोस्तों यही बहुत दौर था जब कंपनियों की शुरुआत हुई, और कंपनियां जो थी वो एक थी कि ये देश की शासन व्यवस्था के अनुसार इन्हें मान्यता होती थी व्यापार करने की, और इस व्यापार की इनकी साख हो जाती थी, और साख की वजह से ये लोगों से धन ले लेते थे, यानी लोग इन्हें धन उधार देना शुरू कर देते थे, जिस पर ये लोग ब्याज देते थे। तो वहीं दोस्तों ये हमारे जो हैं वो प्राचीन विचार है, और आज का दौर भी लगभग वही है, यानी कि ये बड़कवाद का दौर आज भी चलता है, क्योंकि ये तीसा की मंदी के बाद से फिर से जब हमारा व्यापार शुरू हुआ तो आज भी ये वो बड़कवाद के ही तरीके का है, और लगभग ये वो सारी बुराइयां जो कि 300-400 साल पहले थीं, वो बुराइयां अब हमारे आज के समाज में वो आ गई हैं। जैसे कि नव बड़कवाद की अगर बात करें तो व्यापार आज भी हमारे देश के, यानी कि देश के और विदेशों के सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इन लोगों की नीति है कि आयात जो है, हर देश का यही नियम है कि आयात कम किया जाए और निर्यात अधिक किया जाए। ये हर देश करता है, और हर देश यही चाहता है कि जो चीज़ें हमारे पास आयात हो रही हैं उस पर हम अधिक टैक्स लगाएं, जो निर्यात हो रही हैं उस पर इसलिए अधिक टैक्स लगाएं, कम लगाएं उस पर कम टैक्स लगाएं, क्योंकि वो ज़्यादा निर्यात होंगी तो हमारा जो है वो व्यापार संतुलन बना रहेगा। तो इस तरीके के आज भी दौर है। वहीं कृषि के बारे में यदि देखा जाए तो आज हमारे देश के हर देश जो कि कृषि प्रधान देश हैं वो अपने देश की कृषि में सुधार करना चाहते हैं, लेकिन कृषि में तो सुधार करना चाहते हैं, लेकिन वो देश कृषकों की जो दशा है उसमें सुधार नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कृषि का उत्पादन आज भी हमें सस्ते दामों पर ही मिलता रहे। इसलिए आज भी हमारे देश में, लगभग भारत में और अन्य देशों में कृषक जो हैं उनकी जो स्थिति है वो बहुत ही नाजुक है, यानी स्थिति उनकी कमज़ोर है। खासकर हमारे देश में तो कृषकों की स्थिति बहुत ही कमज़ोर है। अगला है आयात और निर्यात। आयात निर्यात का ये वही नियम है कि जब व्यापार करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा निर्यात अधिक हो और आयात कम हो, जिससे कि हमें घाटा ना हो और हमारे देश की जो पूंजी है वो बाहर ना जाए। उद्योग संरक्षण, आजकल हर देश जो है वो क्या करता है कि उद्योगों का संरक्षण करता है। उद्योग संरक्षण, हर देश उद्योग संरक्षण करता है और अपने देश में उद्योगों को फलता फूलता देखना चाहता है। यदि उद्योग अधिक होंगे तो रोजगार अधिक होगा, रोजगार अधिक होगा तो देश की उन्नति होगी। तो हर देश अपना उन्नति चाहता है, तो इसलिए हर देश उद्योगों का संरक्षण करता है। वहीं जहाज रानी और आज जो है वो हवाई जहाज़ों का भी दौर है, तो हर देश अपना एयरलाइंस और अपने जहाज़ों को बनाना चाहता है। वहीं अगला है कि उपनिवेश, तो ये तो ख़त्म ही हो गया है। आजकल कोई देश कहीं उपनिवेश नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर है कि आज हमारे देश से भी बहुत से लोग जो हैं वो वर्कर्स जो हैं वो दूसरे देश में जा कर के वहाँ काम करते हैं और वहाँ काम करके पूँजी अपने देश को भेजते हैं। जैसे कि बहुत से लोग हमारे देश के दुबई, अमेरिका, यूरोपीय देशों में काम करके और वहाँ से मज़दूरी करके और अपना पैसा अपने देश में लाते हैं। तो इस तरह से है। और ब्याज, मजदूरी, कीमत निर्धारण, आज ये सारे सिद्धांत लगभग इनमें बहुत ही बदलाव हो चुका है, लेकिन ये लगभग वही हैं, क्योंकि पूर्ति और मांग के आधार पर ही आज भी कीमतों का निर्धारण होता है और ब्याज की दर, यानी पूंजी को आकर्षित करने के ब्याज की दर बढ़ाई और घटाई जाती है। वहीं जनसंख्या के बारे में आज जो विचार हैं वो बदल गए हैं, क्योंकि जनसंख्या के बारे में उस समय अधिक जनसंख्या, लेकिन आजकल जो है जिन देशों की जनसंख्या अधिक है वो अपने देश की जनसंख्या को कम करने के विचार रखते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये संभव है कि देश की जनसंख्या कम की जा सकती है? लेकिन इसके लिए जो चीन ने अपने कानून बनाए हैं उन्हें साबित कर दिया है कि देश की जनसंख्या कम की जा सकती है, लेकिन उससे कई तरीके के नुकसान भी हैं। वो सब ध्यान में रखते हुए जनसंख्या का नियंत्रण किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये विचार जो थे वो पुराने, यानी कि जो आज से 300 साल पहले के विचार थे, और आज के विचार, इनका हमने कुछ तुलनात्मक भी अध्ययन कर दिया है और इस पर चर्चा की। दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और इस
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।